नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं जैविक खेती के अंदर कृषि पंचांग, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है कक्षा 12 का। कृषि पंचांग क्या होता है, कृषि पंचांग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कृषि में कृषि पंचांग का क्या महत्व है, इसके बारे में दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे। तो कृषि पंचांग एक ऐसे कैलेंडर होता है जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होता है। इस कैलेंडर में कृषि से संबंधित क्रियाओं का व्याख्यान किया होता है और ये परंपरा अपने भारत देश में शुरू से ही चली आ रही है। भारत में धीरे धीरे इस परंपरा का प्रचलन थोड़ा कम हो गया, लेकिन विदेशों में आज भी कई देश ऐसे हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश, जो इस परंपरा की तरफ पुनः वापस लौटते जा रहे हैं। तो बायोडायनेमिक खेती या चंद्रमा की गति के आधार पर जो खेती होती है उसे कृषि पंचांग से जोड़ा गया है। कृषि पंचांग में पहला सबसे देखें अपन तो बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? वह कृषि या वह खेती जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित रहती है, बायोडायनेमिक खेती के नाम से जानी जाती है। बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा सबसे पहले 1924 में दोस्तों रुडोल्फ स्टेनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा प्रस्तुत करते हुए बताया कि चंद्रमा का पृथ्वी तथा आकाश और फसलों के ऊपर क्या क्या महत्व है, इसके बारे में व्याख्यान समझाया। तो अपन पढ़ेंगे। देखो, 1924 में एक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक, जिनका नाम था रुडोल्फ स्टेनर। इन्होंने क्या किया था? बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा को प्रस्तुत किया था और इन्होंने बताया क्या कि पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व, इसके साथ साथ में फसल, वातावरण, इन सब पर चंद्रमा का एक प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा इनकी गति को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं आगे दोस्तों अपन पढ़ेंगे इसी में। देखिए, चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ये दोनों स्थितियां चंद्र कलाओं के नाम से जानी जाती हैं। अब ये जानेंगे अपन चंद्र कलाएं किसे कहते हैं। शुक्ल पक्ष जैसे अपन जनरल भाषा में बोल सकते हैं, जिस टाइम में चांद का प्रकाश पृथ्वी पर रहता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस टाइम में अंधेरा रहता है, चांद का प्रकाश नहीं रहता पृथ्वी पर, उसको कृष्ण पक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी होती हैं। देखिए, आप मान लीजिए ये यहां पर पृथ्वी है और यहां पर सूर्य है। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार कक्ष के रूप में चक्कर काटती है और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में है चंद्रमा। अपन इस प्रकार देख सकते हैं, ये अपना चंद्रमा है, ये पृथ्वी अर्थ और ये सन। दोस्तों, इनकी जो स्थिति दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो बीच में कौन रहता है? चंद्रमा रहता है। ये चंद्रमा भी क्या करता है? जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं ये। और जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसमें 29.5 दिन का समय लगता है। मतलब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष को पूर्ण करने में 29.5 दिन का समय चंद्रमा को लगता है। साथ साथ में जब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्थितियां दर्शाते हैं तो किस प्रकार से दर्शाते हैं दोस्तों? क्योंकि
यहां पर सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा। इसका मतलब यहां की स्थिति कैसी रहेगी? रात वाली स्थिति रहेगी, अंधेरे वाली स्थिति रहेगी। इस कंडीशन में क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, यहां पर अंधेरा वाली रहेगी। आगे अपन बात करते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू करता है शुरुआत के अंदर, तो इस अवस्था को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर गति करता है और मध्य बिंदु तक 7 दिन में यहाँ तक पहुँच जाता है। कितने दिन में पहुँच जाता है दोस्तों? 7 दिन में पहुँच जाता है। उसके अगले 7 दिन तक फिर ये जब चक्कर काटता काटता मध्य बिंदु तक चला जाता है और मध्य बिंदु तक जाने के बाद में इस पक्ष को अपन शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा ने यहां से गति करना प्रारंभ किया, 7 दिन तक मध्य बिंदु तक पहुंचा और अगले 7 दिन तक पूर्ण मध्य बिंदु तक पहुंच गया। इसका मतलब ये घटना यहां है पूर्णिमा, मतलब चांद पूर्ण रूप से चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? सूर्य के प्रकाश के कारण चमक रहा है। और सूर्य के प्रकाश के कारण जब चमक रहा है तो यहाँ की स्थिति क्या होगी दोस्तों? धीरे धीरे देखो, यहाँ से चंद्रमा चक्कर काटता काटता जा रहा है, उधर उस तरफ जा रहा है, तो पहले थोड़ा चमकेगा, फिर बाद में थोड़ा और ज़्यादा चमकेगा, और ज़्यादा चमकेगा, चमकते चमकते जैसे पहली स्थिति ये थी, दोबारा ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, इस प्रकार से स्थितियाँ चलती रहती हैं। ठीक है, और ऐसे एक दिन पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकाशित वाली दशा को बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा वाला चक्कर पूरा हो गया, मतलब ये शुक्ल पक्ष कंप्लीट हो गया। इसका ये शुक्ल पक्ष को पूर्ण कर लिया इन्होंने। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जब कृष्ण पक्ष की स्थिति आती है तो कृष्ण पक्ष में क्या करता है? फिर शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ चंद्रमा आता है, मतलब उजाले से अंधेरे की तरफ मुंह करने लगता है। तो वो ही उसको कितने दिन का समय लगता है? 7 दिन का समय लगता है। कहाँ तक? मध्य बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा? 7 दिन का समय लगा। चंद्रमा यहाँ पर मध्य बिंदु तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे स्थिति कौन सी होने लगी है? ये वाली स्थिति होने लगी है। मतलब पहले थोड़ा सा कम प्रकाशित हुआ, फिर और कम प्रकाशित, फिर और कम प्रकाशित, फिर और कम प्रकाशित, और ऐसी ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में एक दिन क्या हुआ? लास्ट में पूर्ण रूप से अप्रकाशित, मतलब अंधकार वाला हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों चंद्रमा को जब एक गति पूर्ण की उसने शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक, तो 29.5 दिन का समय लगा। अब इसके बारे में आपने चंद्रकलाओं के बारे में तो पढ़ ही लिया है अच्छी तरीके से। आगे मैं देखता हूं दोस्तों कि इन चंद्रकलाओं का क्या महत्व है कृषि की दृष्टि से। तो दोस्तों कृषि की दृष्टि से इनका महत्व है कि जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा गति करता है तो उस दौरान कृषि के लिए क्या फायदे हैं? कृषि के लिए ये फायदे हैं दोस्तों कि जब शुक्ल पक्ष की ओर गति करता है तो उस कंडीशन में आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। मतलब जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में जाता है तो उसके 48 घंटे पूर्व, कितने घंटे पूर्व? 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई आपको कर देनी चाहिए। 48 घंटे पहले आप बीजों की बुआई करोगे तो बीज स्वस्थ पैदा होंगे, क्योंकि उस दौरान क्या होता है आपको दोस्तों बताएं, ये कंडीशन पैदा होती है जैसे पृथ्वी की सतह है, ये है, ये चंद्रमा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में पृथ्वी के ऊपर जो वाटर मौजूद रहता है, जल उपलब्ध रहता है, उसको चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। जब चंद्रमा इस जल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है तो पौधों की कोशिकाओं में उपलब्ध जल भी ऊपर की ओर गति करता है। जब पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल ऊपर की ओर गति करता है तो पौधों की बढ़वार की संभावना ज़्यादा रहती है। फलीदार फसलें तथा फल जो तुड़ाई हुए लाइक फल रहते हैं उनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में फ़ायदा मिलता है अपने को। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करें इसके अलावा और क्या फ़ायदा मिलता है? जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में रहता है तो वातावरण में नमी रहती है, क्योंकि पानी को चंद्रमा की अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब वातावरण में नमी।
जब वातावरण में नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, तो कीट पतंगों का आक्रमण ज़्यादा रहेगा। कीट पतंगों का आक्रमण ज़्यादा रहने की वजह से अपन फसलों की कटाई नहीं कर सकते। उस दौरान फसलों की कटाई करना बहुत गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं, ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है दोस्तों। फसलों की कटाई आपको कृषि पक्ष के अंदर ही करनी है। साथ साथ में आपको नेक्स्ट चीज़ और बताइए हम कि कृषि पक्ष जब आता है इस कंडीशन में, तब वातावरण में नमी ज़्यादा नहीं रहती है, तो इस टाइम में फसलों की कटाई करना फायदेमंद रहता है। कटाई करना फायदेमंद रहता है। केवल इस कंडीशन में बीजों की आप बुआई करें, पौध वाली सब्जियों की बुआई करें। इसके साथ साथ में आप 48 घंटे पहले बीजों की बुआई करें, ताकि एक स्वस्थ अंकुरण वाला पौधा आपको प्राप्त होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन कंडीशन। चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन कंडीशन क्या होती है दोस्तों? चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से ये क्या रहती है, पूर्ण रूप से भिन्न रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से क्या रहती है, भिन्न रहती है। इस कंडीशन में कैसे रहती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से भिन्न? इस प्रकार से देखिए, जैसा मैंने कि आपको बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अपने अंडाकार कक्ष के अंदर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाएगा। अब चंद्रमा है कहाँ? चंद्रमा देखिए यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। और इस कंडीशन में जब चंद्रमा चक्कर लगाएगा तो इस पक्ष को बोलेंगे उत्तरायण पक्ष और इस पक्ष को बोलेंगे दक्षिणायन पक्ष। उत्तरायण पक्ष और दक्षिणायन पक्ष कब होता है? यहाँ पर 21 जून से शुरू होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक ये पूरा कर लेता है उत्तरायण से दक्षिणायन का एक चक्कर, और दक्षिणायन से उत्तर तक का एक चक्कर ये पूरा कर लेता है इस टाइम के बीच में, मतलब दिसंबर से लेके और जून तक के बीच में। देखिए दोस्तों, जब उत्तरायण पक्ष में चंद्रमा रहता है तो ये शुभ घड़ी मानी जाती है, शुभ मुहूर्त की घड़ी मानी जाती है। इसके अंदर शुभ कार्य करते हैं, फसलों की बुआई से लेके कटाई तक, साथ साथ में अन्य कार्य और भी जो फसल संबंधित करने होते हैं। तथा ये जो दक्षिणायन पक्ष वाली है ये अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस प्रकार से एग्रीकल्चर की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है ये? जब चंद्रायण दक्षिण पक्ष में रहता है तो दक्षिण पक्ष में रहने से पृथ्वी के अंदर जो सेकेंद्रीय शक्तियाँ होती हैं, जो नक्षत्रीय शक्तियाँ होती हैं, वो भूतल की तरफ ज़्यादा होती हैं। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय आपको कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, भूमि की जुताई कर सकते हो, कोई निराई गुड़ाई का कार्य है तो वो कर सकते हो, खेत में आप खाद मिला सकते हैं, तथा कंद वाली सब्जियों की साथ में बुआई कर सकते हैं। क्योंकि सारी सेकेंद्रीय शक्तियाँ कहाँ रहती हैं? पृथ्वी के पास रहती हैं उस टाइम में। और जितने भी भूमि के ऊपर कार्य किए जाने वाले कार्य हों वो कब करने चाहिए आपको? जब चंद्रमा उत्तरायण पक्ष में रहता है तब करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, एक स्थिति होती है उपभू और एक स्थिति होती है अपभू। ये क्या स्थितियां हैं दोनों के दोनों? दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है, मतलब इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? उपभू के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्या है? बिल्कुल पास में है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अति दूर होता है, अति दूर होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? उपभू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी होती हैं जिस समय देखो ये दूरी पे है और ये क्या है? बिल्कुल नज़दीक है। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशन, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में होता है या पृथ्वी से दूर होता है, तो दोनों ही सिचुएशनें खतरनाक होती हैं। इस सिचुएशन के अंदर किसी भी प्रकार का
कोई कृषि कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन बीच बीच में धीरे धीरे इसको कम कर दिया गया है। किसानों द्वारा रासायनिक खेती का उपयोग ज़्यादा करने से बायोडायनेमिक जो खेती है उसकी तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया था। यह हरित क्रांति आने के बाद का दुष्परिणाम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है, वैसे वैसे बायोडायनेमिक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। कुछ देश तो वैज्ञानिक तौर पर बायोडायनेमिक खेती को प्रेफरेंस दे रहे हैं। साथ साथ में हर वर्ष बायोडायनेमिक खेती के लिए बागवानी कैलेंडर जारी कर रहे हैं। भारत देश भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रुडोल्फ स्टेनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक जीव के शरीर का संगठन होता है, उसी प्रकार से एक खेत का भी जीवित संगठन होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बायोडायनेमिक खेती बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि जो जीवांश खेती है, जीवांश खेती में कीट पतंगों तथा रोगों का उपचार जैविक माध्यम या जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।